सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है असम बंगाल का रण, जीत का प्रण। संदर्भ है असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। दरअसल ये दोनों चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है असम में अपनी सत्ता को बनाए रखने की, और ममता बनर्जी की चुनौती है पश्चिम बंगाल में भाजपा को दाखिल होने से रोकने की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान इन दोनों राज्यों में होने के बाद ही अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दावा किया कि हम एक बड़े बहुमत के साथ इन दोनों राज्यों में सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। आंकड़े इस कदर उन्होंने बताए कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण में महज 30 सीटों पर मतदान हुआ है, और अमित शाह की बात पर अगर आप भरोसा करना चाहें तो 26 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। असम के संदर्भ में अगर जहां तक बात करते हैं तो उनका दावा था कि 47 सीटों में से 37 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष शायद मुकाबले में ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इन इलाकों में झोंकी हुई है, कई तरीके से झोंकी हुई है, और झोंकने का आलम यह है कि कई राज्यों की साख भी इन प्रदेशों के चुनाव में दांव पर लग गई है, विशेषकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मामला इसलिए दिलचस्प हो गया कि मोदी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण चेहरे नरेंद्र सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वह असम चुनाव के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बना दिए गए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में पूरे चुनाव की कमान थामे हुए हैं, और साथ साथ छत्तीसगढ़ में ही संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय सचिव बनाकर सोनिया गांधी के द्वारा असम चुनाव का प्रभारी बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के लिए असम के नतीजे महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोनों राज्यों के संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पवन साय और सुहास भगत लंबे समय तक असम में डेरा डाले हुए वहां की व्यवस्थाओं को देखते रहे। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल का तो पूरा चुनाव मध्य प्रदेश के ही एक महत्वपूर्ण किरदार के भरोसे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पिछले 5 साल से पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस चुनाव का सबसे बड़ा किरदार है। सामने ममता बनर्जी और इधर कैलाश विजयवर्गीय मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत, उनके पराक्रम, सबकी परीक्षा होने जा रही है। इसके बीच में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। भूपेश बघेल कह चुके हैं कि कान खोलकर सुन ले स्वघोषित चाणक्य, असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और धरती पुत्र मुख्यमंत्री होने जा रहा है। कितना दम है उनके इस दावे में? और पश्चिम बंगाल में क्या वाकई ममता बनर्जी के सामने इतनी बड़ी चुनौती हो गई है? इसी पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों देशों का चुनावी हिसाब किताब क्या है। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। एक दिन बाद दूसरे चरण का मतदान इन दोनों राज्यों में होने जा रहा है, लिहाज से यह चर्चा खासी महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो अपने साथियों से आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भी उतना ही दिलचस्प है जितनी इस चर्चा के दिलचस्प होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि सब कुछ बदल रहा है। लोग हास्य अभिनेताओं को गंभीरता से और राजनीतिज्ञों को हंसी मजाक में ले रहे हैं। विल रोजर्स ने यह विचार सूत्र हमें दिया। यह बड़ी करारी टिप्पणी है, व्यंग है, तीखा व्यंग है, धारदार व्यंग है। आशय यह है कि एक समय था जब हास्य अभिनेताओं की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, मानते थे हंसने हंसाने के लिए कोई बात कही जा रही है। पर राजनीतिज्ञों की बात, जिनके ऊपर इस देश को, इस प्रदेश को, इस दुनिया को चलाने का दायित्व है, उनकी बातों को बड़ी संजीदगी से लिया जाता था। लेकिन राजनीति में कुछ मस्खरापन ऐसा आ गया कि अब राजनीतिज्ञों को बतौर मस्करा और मस्करों की बातों को बड़े गहरे अर्थों में लिया जाने लगा। क्या वाकई हालात इतने खराब हो चुके हैं? विचार करने की बात है। लेकिन हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं असम और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ विकास उपाध्याय हैं, जिनका जिक्र हमने किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में संसदीय सचिव का दायित्व तो निभा ही रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने भरोसा करते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी बनाया है, और पहली जिम्मेदारी असम के चुनाव की ही दी है। लंबे समय से वहीं डेरा डाले हुए हैं। उनसे बातचीत दिलचस्प होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई का महत्वपूर्ण चेहरा है, रायपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, असम में काफी पसीना बहाकर लौटे हैं। क्या उम्मीद करें, जानेंगे उनसे। हमारे साथ में डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी हैं। तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का दावा भाजपा का है,
पर क्या जड़ें वाकई इतनी कमजोर हो चुकी है तृणमूल की, ये हमें दयाशंकर जी ही बताएंगे। और हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष राय रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में रामविलास शर्मा जी भी होंगे, जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, वहां के बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में कुछ पसीना बहा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत विकास उपाध्याय जी से ही करते हैं। विकास जी, अमित शाह जी का दावा है 47 सीटों पर प्रथम चरण में जो मतदान हुआ उनमें 37 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। आपकी इतनी पसीने बहाने से, आपके इतने पराक्रम करने से, भूपेश बघेल जी के द्वारा लगातार डेरा डाले रहने से के बाद भी कुछ बना नहीं, ऐसा अमित शाह जी का दावा है। भरोसा कर ले हम देश के गृह मंत्री की बात पर, या विकास जी इस बात को खारिज करते हैं? और खारिज करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? पहले तो हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इस चर्चा को रखा है। अमित शाह जी जो बोलते हैं उससे उल्टा होता है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, आप भी छत्तीसगढ़ में बहुत सालों से हैं, आप भी जानते हैं छत्तीसगढ़ में उन्होंने जब विधानसभा के चुनाव हुए थे क्या वादा किया था कि हम बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं, और जितनी सीट उन्होंने कहा वो कांग्रेस की आई जी, उनकी नहीं आई। तो अमित शाह जी का ये बोलना हमको छत्तीसगढ़ में भी फला है और असम में भी इसका फायदा ये फलेगा हमको। जितना उन्होंने बीजेपी के लिए कहा है वो कांग्रेस की सीटें उतने आने वाली है, ये बात निश्चित है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ग्रासरूट में जाकर काम कर रही है और 15 साल में तरुण गोगोई जी की सरकार ने जो काम किया, लोग वाकई में इस बात को समझ गए जी। 15 साल की सरकार थी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और उनकी सरकार बनाई। लेकिन 5 साल में वो लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करती। चुनाव के समय उनका संकल्प, उनका वादा, उनका वचन सब अलग होता है और चुनाव जीतने के बाद तो सारी बातें अलग होती है। इस चीज को जनता जान चुकी है और मैं समझता हूं कि पहले चरण का चुनाव 27 तारीख को खत्म हुआ है और पहले चरण जहां भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी, आज जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं या जो ग्राउंड से जो रियलिटी पता चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी उनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत रही है और अब सेकंड और थर्ड चरण के चुनाव में हम वैसे ही आगे हैं। तो विकास जी, मेरी ये जानने में दिलचस्पी, आपने कहा कि जनता समझ चुकी, भाजपा में कोई दम नहीं था, भाजपा की सरकार ने कुछ किया नहीं, इसलिए भाजपा को तो जाना है। जो बात जनता समझ ली वो कांग्रेस क्यों नहीं समझ पाई? जब आपने 15 साल इस प्रदेश में राज किया, तरुण गोगोई जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया, ऐसा आपका दावा है, भाजपा ने फटेहाल कर दिया राज्य को, ऐसा भी आपका दावा है, तो फिर बदरुद्दीन अजमल के आगे हाथ जोड़ के कांग्रेस क्यों खड़ी हो गई? अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत, साहस, जज्बा देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया? जानने में दिलचस्पी है। हिमांशु जी, आपकी बात पर आ रहा हूं मैं। पहले 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर 2 सीटों पर थी। भारतीय जनता पार्टी कैसे वहां पर बनी है ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है अभी आप जानते हैं, या राजस्थान में किस प्रकार की स्थितियों को निर्मित करना भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, कर्नाटक में उन्होंने क्या किया, और जिन प्रदेशों में धन के बल पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का प्रयास कर रही है, कहीं ईडी का दबाव डालाकर, कहीं अलग अलग तरीके से प्रेशर डेवलप करके, सरकार का फायदा, केंद्र की सरकार का फायदा उठाकर, राज्य की सरकारों का फायदा उठाकर इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस ने जनता के लिए काम किया, इसीलिए आज जिस प्रकार का चुनाव का वातावरण बना है, पहले इस बात को मैं नहीं कहता था, लेकिन आज जो वातावरण बना हुआ है उसमें इस बात पर आपको भी सहमत होना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने ग्रासरूट में जाकर जो वहां के लोग हैं, जो वहां रहने वाले लोग हैं, उनकी चीजों को समझा है। मैं विकास जी अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं, माफी के साथ आपको बीच में रोकने के लिए। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार थी, फिर भी भूपेश बघेल के नेतृत्व पर और अपने कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस को भरोसा रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो कि कांग्रेस से कोई समझौता किए बगैर, अन्य किसी पार्टी को साथ में लाए बगैर अपने दम पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और करिश्माई बहुमत हासिल किया। असम के संदर्भ में जो विकास उपाध्याय जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानीय राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ में, वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम तरुण गोगोई की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था और भाजपा की सरकार ने कुछ किया नहीं।
तो उसके बाद अपने दम पर कांग्रेस लड़ने की हिम्मत असम में क्यों नहीं जुटाई, जिस प्रदेश में 15 साल 5 साल पहले आप राज करते थे? क्यों आप उस बदरुद्दीन जी के आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हो गए, जिस पार्टी का जन्म ही कांग्रेस की खिलाफत के साथ 2005-6 में हुआ था? तरुण गोगोई की मौजूदगी में मौलाना असद मदनी ने खुलेआम ऐलान किया था कि हम इस सरकार को गिरा देंगे। ऐसे अजमल जो आपकी खिलाफत से ही जन्मे थे, उन्हीं का साथ लेने के लिए कांग्रेस क्यों मजबूर हो गई? भाजपा ने कहां आपको इतना विवश कर दिया, या अपने काम को लेकर भरोसा क्यों नहीं रहा? बस इतना सा सवाल है। फिर मैं संजय श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। इसका उत्तर आपके पास में है, या आपको लगता है कि मौजूदा समीकरण में हमारे हालात ही ऐसे थे कि बिना साथ लिए बात नहीं बननी थी, इसलिए ले लिए? हिमांशु जी, खाली एक पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, हम 7 पार्टी के महाजोट में चुनाव लड़ रहे हैं असम में, और सब पार्टी का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना। उसका प्रमुख कारण यह है कि आज जाति से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना, भाई से भाई को लड़ाना और प्रदेश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जब हम सबका मकसद एक है, पहले AUID चुनाव लड़ती थी तो जो एक वोट जातिगत वोट होता था उसका विभाजन होता था। अब जब हम आपस में बैठकर बातचीत करके, जब हम सबका मकसद एक है, हम सब लोगों की कोशिश एक है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाए, तो हम लोगों ने गठबंधन किया। तो हम लोगों ने गठबंधन किया, भाजपा को रोकना था, भाजपा को बाहर करना था, इसलिए कुल मिला के गठबंधन है, 7 पार्टियों का गठबंधन है, महाजोत गठबंधन है। तो ऐसे महाजोत गठबंधन के मुकाबले संजय श्रीवास्तव जी, असम 5 साल सरकार रहने के बाद इतने कार्यकर्ता और नेता नहीं जुटा पाया कि अपनी दम पे चुनाव लड़ पाता। आप सबको बुलाकर कोशिश कर रहे हैं सरकार बचाने की, कितने सफल हो पाएंगे? भूपेश बघेल जी, विकास उपाध्याय जी की कोशिशों को रोक पाने में कितने सफल रहेंगे, या सफलता का वैसा ही इतिहास दोहराएंगे जो छत्तीसगढ़ में दोहराया गया? देखिए हिमांशु जी, पूरे डिबेट का सार विकास उपाध्याय जी ने आपके सामने खुद ही रख दिया जी कि हम तो क्यों इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि असम का विकास हो, असम के अंदर में असम का डेवलपमेंट होना चाहिए, असम में क्या दिक्कतें हैं उसको दूर नहीं करना जी। इन सबका उद्देश्य कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी को हम कैसे रोकें, बीजेपी का जो जनाधार जिस तेज गति से पूरे देश में बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हम हर एक व्यक्ति के साथ में, हर एक पार्टी के साथ में हम समझौता कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोई नीति नहीं है, हमारी कोई नियत नहीं है, हमारा कोई सिद्धांत नहीं है। और यही हम लगातार कांग्रेस के बारे में कहते रहे हैं। जिस बात को विकास उपाध्याय जी ने स्वीकार किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और केवल कहने का नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकल आरोप लगा रहा हूं। आपने जिस बात को स्टार्ट किया, AIDUF की बात करें, जिस बदरुद्दीन अजमल का 15 साल तक तरुण गोगोई जी ने विरोध किया, आंख बंद करके उनका समर्थन, इसलिए कि कुछ हमको प्राप्त हो जाए असम और बंगाल के अंदर में, उनसे इन्होंने समर्थन ले लिया। दूसरा एक और मैं विषय बता रहा हूं कि सीपीएम के साथ में केरल में चुनाव नहीं लड़ते हैं, बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, अर्थात एक ही पार्टी के साथ किसी प्रदेश में नहीं लड़ना, किसी प्रदेश में गठबंधन में रहना, इस बात को सिद्ध करता हम यही तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस। मैं संजय आपको रोकता हूं, आपके इस तर्क के संदर्भ में माफी चाहूंगा। शिवसेना के साथ आप महाराष्ट्र में साथ में लड़ते थे और बाकी पूरे देश में शिवसेना आपके खिलाफ लड़ती थी, तब ये सवाल आपने नहीं उठाया। आज वामपंथियों के संदर्भ में ये सवाल उठाने के लिए आप बड़ी आसानी से तैयार हो गए। लंबी फेहरिस्त है, किस किस राज्य में आप किस किस के खिलाफ लड़ते रहते हैं, तो जहां जिसका जैसा वजूद, इस तर्क में दम नहीं। लेकिन मेरे पास आपसे जानने के लिए सवाल है, कांग्रेस ने अपना एजेंडा बता दिया, भाजपा को रोकना है, पर किस भाजपा को रोकना है और किस तरीके से असम में सफलता का आपका दावा है? आपका तो अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा खुद नहीं। आप कह नहीं सके कि अगर दोबारा आए तो सर्बानंद सोनोवाल ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे कमजोर नेतृत्व के भरोसे असम में जीत का दावा कितना भरोसेमंद है, यह सवाल है सबके जहन में। आप तो असम की जमीन से ही आए हैं, हमारे इस कौतूहल का कुछ समाधान करेंगे संजय श्रीवास्तव जी? जी निश्चित रूप से कौतूहल नहीं, ये तो लोगों का विश्वास है। अब तो देश की जनता का, असम की जनता का, बंगाल की जनता का विश्वास किसी एक सरकार के प्रति, किसी एक पार्टी के प्रति अब दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं, मुझसे ज्यादा डिबेट करते हैं, तमाम देश और दुनिया की परिचर्चा करते हैं, लेकिन मुझे तो याद पड़ रहा है जो आपने शिवसेना का उदाहरण दिया, शायद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या बड़े चुनावों के अंदर में इस तरह की कहीं स्थिति नहीं बनी कि हम शिवसेना या अकाली दल के साथ किसी प्रदेश में साथ में लड़ रहे हैं, कहीं नहीं लड़ रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता, जितनी मेरी जानकारी है, पहली चीज। दूसरा, देखिए असम बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, देखिए आज 5 साल की सर्बानंद सोनोवाल की सरकार वहां पर काम करी, उस चुनाव में 5 साल के विकास के काम के आधार पर हमने जो काम किया है,
यदि मैं काम की सीरीज करूं तो आधा घंटा मुझे लग जाएगा बताने में कि 5 साल में हमने क्या काम किया और 50 साल में कांग्रेस ने क्या काम नहीं किया। और सबसे बड़ा हमारा आधार इस चुनाव के अंदर में वही है कि जिस आसाम के अंदर में 15 साल गोगी जी की सरकार रही, उसके पहले भी लगातार कांग्रेस की सरकारें रही। किसका गठबंधन था, क्या था, मैं नहीं जानता या किन कारणों से, लेकिन हाँ 50-58 सालों के अंदर में असम के अंदर में जिस डेवलपमेंट को, क्योंकि असम का निर्माण 1960 में हुआ है, लगभग 60 साल हो रहे हैं। 60 साल में यदि हम 55 साल छोड़ दें, 5 साल बीजेपी की सरकार थी, इन 55 सालों में लगभग 50 साल तक कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस सरकार वहां पे सरकार में रही। लेकिन असम के अंदर में न कोई डेवलपमेंट, न किसी प्रकार का सड़क, और यहां तक कि जो वहां की स्थानीय समस्या है, चाहे हम बोडो आंदोलन की बात करें या अन्य प्रकार के आंदोलन की बात करें, किसी भी समस्याओं का निराकरण करने का काम इन्होंने नहीं किया। जाति और बंटवारे के आधार पर ही कांग्रेस हमेशा से कुछ न कुछ प्राप्त करती रही। और आज मुझे दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से कि वहां असम में बीजेपी की सरकार नहीं आए, फिर से वही खेल एक बार फिर से वहां पर चालू हो गया और वही गठबंधन, 5-7 पार्टियों का गठबंधन वहां करके कि किसी भी तरीके से बीजेपी को हम रोके। तो मुझे लगता है कि असम में था 20 दिन और विकास जी भी थे, भूपेश बघेल जी भी थे, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन जो जनता में सरकार के प्रति एक विश्वास दिखा है, असम का तो काम है ही, लेकिन देश में जो मोदी जी के प्रति, अमित शाह जी के प्रति जो काम बीजेपी का दिख रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। श्रीवास्तव जी, मैं फिर रोकता हूं आपको, एक सवाल और करूंगा, फिर डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी के पास मुझे जाना है पश्चिम बंगाल की चर्चा के लिए। मैं फिर दोहराता हूं, जिस सरकार पर असम की जनता को भरोसा है, ऐसा 20 दिन असम में गुजार कर संजय श्रीवास्तव हमें बता रहे हैं, उस सरकार का नेतृत्व करने वाले सर्बानंद सोनोवाल पर भाजपा के नेतृत्व को भरोसा क्यों नहीं रहा, यह एक सवाल है। आज तक के भाजपा के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका है कि कोई शख्स मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद है और पार्टी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा रही, यह साहस नहीं जुटा रही, यह फैसला नहीं ले रही कि चुनाव जीतेंगे तो सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। इस कमजोरी को, इस लाचारी को, इस बेबसी को क्या कहेंगे संजय श्रीवास्तव, जिनके पास अपना भी तकरीबन 3 दशक का राजनीतिक अनुभव हम लोगों के साथ का है? देखिए हिमांशु जी, सवाल आपका प्रासंगिक है एक चर्चा के रूप में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में ही वहां चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं कि किसी दूसरे नेताओं को प्रोजेक्ट किया है। देखिए बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का अपना तरीका होता है, और बीजेपी में कहीं ऐसा नहीं, कई जगह हम प्रोजेक्ट करके लड़ते हैं, ये बात सत्य है, आप सही कह रहे हैं, कई जगह नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम किसी को प्रोजेक्ट करके ही लड़ें ऐसा संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री का चयन कैसा होता है, कब कौन आ जाता है, ये कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति यदि है तो वही मुख्यमंत्री का दावेदार है। अब भाजपा की रीति ने संजय श्रीवास्तव को खुद ही उलझा दिया है। उन्हें भी पता है कि ऐसा भाजपा ने कभी किया नहीं कि अपने मौजूदा मुख्यमंत्री के संदर्भ में यह इंकार कर दे कि ये जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतेंगे तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे। बहरहाल हम डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी के पास चलते हैं और दयाशंकर जी से जानना चाहते हैं कि ये क्या हो गया तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में, इतनी कमजोर, इतनी लाचार, जिस पार्टी ने 5 साल पहले ही 294 में से 211 सीट जीतने क्या करिश्मा कर दिखाया था, और जो पार्टी महज 3 सीटें, 294 में से 3 सीटें, कुल संख्या का 1% जिसको मिला था, वो पार्टी ये दावा कर रही है कि आपका खेल खत्म। 30 सीटों पर मतदान हुआ है, 26 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत रही है, और तृणमूल कांग्रेस उन 4 सीटों में से कितनी सीट पाएगी इस पर संशय है। क्या हो गया दयाशंकर जी, इतनी बुरी हालत क्यों हो गई? देश के गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा गंभीरता से हमें पूछना पड़ रहा है आपसे। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का कभी अपने जो घोषणा पत्र हुआ करते थे, खुद अपने मुंह से उन्होंने स्वीकार किया था एक चैनल पे, ये तो चुनावी जुमले थे जी। रही बात कि कौन सी लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा अनुभव है कि जिसके आधार पे 3 सीट जीतने वाली पार्टी ये दावा कर रहे हैं, जिस एरिया में चुनाव हुए हैं पहले फेज के, वहाँ पे 0 सीट इनके पास है जी। कौन सा इनके पास टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पे ये 3 सीट जीतने का, 27 या 26 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? प्रश्न एक, जिनके पास खुद का कैंडिडेट न हो, सांसदों को कैबिनेट मंत्री को चुनाव में उतारना पड़ता हो, तो ये तो बड़ा ही हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है बंगाल की। बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर खुली आंख से सपना देखता है तो कोई उससे पाबंदी तो है नहीं। अब देखिए, अगर इनके में थोड़ा सा भी इनकी पार्टी में दम रहता
वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, कई स्टेटों के सीएम महोदयों को बंगाल में कोई इतना प्रचार के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, इनकी स्थिति अगर अच्छी रहती तो जी। अब देखिए कुछ सीटें बची हुई है, अभी इनके पास तो कैंडिडेट मिले नहीं, कुछ कैंडिडेटों को तो लोग टिकट दे देते हैं। कैंडिडेट कहते हैं भाई आपके पार्टी में तो मैं था नहीं, कहता ये टिकट आप लोगों ने दे दिया। तो बड़ा ये सर्कस टाइप का ये चुनाव बंगाल का बना रखे हैं। अब हम लोगों को तो ये सब भावना है कि आने वाले चुनाव में ऐसा ना हो कि कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, 2-4 सीएम महोदय को अगला जो घोषणा करने वाले हैं, कुछ सीट जो बची है उनमें टिकट दे के उतार दे। अगर उतार देते तो हम लोगों की इच्छा पूरी हो जाती। बड़ा रोचक तरीके से दयाशंकर जी पूरी बात करें, पर दयाशंकर जी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि इतनी कमजोर भाजपा है, कैसी खुली आंख में सपने देख रही है, पर ऐसे खुली आंख से सपने देखने वाले लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रही प्रदेश की सम्माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में 5 दिन तक लगातार कैंप करने के लिए मजबूर हो जाएं, तो अमित शाह पर भरोसा करने का मन तो करता है। क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा हुआ कि आपकी पार्टी का सबसे कद्दावर चेहरा, सबसे लोकप्रिय चेहरा, सबसे प्रभावी चेहरा एक अदद विधानसभा सीट को हासिल करने के लिए 5 दिन कैंप करने के लिए मजबूर हो गया? मानते नहीं भाजपा की बड़ी सफलता है? ऐसा है कि हमारी पार्टी ग्राउंड बेस पे काम करती है, बूथ वाइज काम करती है। क्योंकि दीदी कैंडिडेट है और हमारा कैंडिडेट इसी तरह से प्रचार करता है, हवाई बात नहीं करता है। हम लोगों का ये जो जनता से इतना प्रेम मिलता है, इतना % बहुमत मिलता है, एक रिकॉर्ड हम लोगों का होता है। इसी प्रेम की वजह से, इसी लगाव की वजह से हमको जनता इतना वोट करती है और इतना ज्यादा सीट देती है कि हम लोग 1 बाय 1 करके सभी से मिलते हैं और अपने पास पर्याप्त समय है। तो जो हमारे आम कैंडिडेट इस तरह से प्रचार करते हैं, क्योंकि दीदी वहाँ की कैंडिडेट है, इसलिए उनसे मिलना अति आवश्यक है। ये हमारे पार्टी का ये गाइडलाइन में है। जयशंकर जी, आपने तृणमूल कांग्रेस अभी ज्वाइन की है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी को चुनाव लड़ते हुए हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं, कभी ममता बनर्जी को अपनी सीट पर लगातार इतने दिन टिके रहते हुए हमने तो नहीं देखा। पहली बार दिखा है जिसमें ममता बनर्जी पूरे प्रदेश को भूल केवल एक विधानसभा क्षेत्र जिससे वो स्वयं प्रत्याशी हैं वहां पर कैंप करने के लिए बाध्य हो गई। मानते नहीं? कुछ तो हालात गड़बड़ हैं, कुछ तो चुनौती बड़ी हो गई, कुछ तो मामला जटिल हो गया जिसने आपको इस हालात में ला दिया। देश में प्रधानमंत्री महोदय लोग हुए, लेकिन प्रचार मंत्री टाइप का चुनाव नहीं देखते। कभी तो मालूम चलता है कि महानगरों के चुनाव में, अब तो देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव भी स्टार्ट हो गया है। संभावना है कि हो सकता है उसमें भी प्रचार में जाए। तो बड़ा ही रोचक चुनाव, बड़ा ही देश में उत्कर्ष के चुनाव चल रहे हैं। जनता भी बड़ा आनंद लेती है इस प्रकार के चुनाव का। रही बात दीदी कैंडिडेट है तो वो प्रचार हर जगह करेंगी, ऐसा नहीं। हम लोगों की मुखिया है और इस बार लगभग 95% से ऊपर वोट पाने जा रही हैं। 95% से ऊपर वोट पाने जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें 5 दिन कैंप करना पड़ा। लेकिन मेरे साथ में सम्मान्य रामविलास शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रामविलास जी, लोग तलाश तो आपको कालका में रहे हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में पसीना बहा रहे हैं। जानने में दिलचस्पी है, कहां खड़े हैं पश्चिम बंगाल में आप? गृह मंत्री जी के दावों पर आपसे कुछ बात करनी है, पर पहले आपका आकलन जान लें पश्चिम बंगाल के संदर्भ में। रामविलास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रामविलास जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं। प्रेम कुमार जी, असम और पश्चिम बंगाल के हालात के संदर्भ में, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीदों के साथ मैदान में है, आपका अपना आकलन क्या है? गृह मंत्री को क्या जरूरत आन पड़ी जो पहले चरण के बाद ही इस स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उन्हें आना पड़ा? इतने चुनाव अमित शाह को लड़ाते हुए देखे, यह पहला मौका है। शायद आपको भी लगा होगा कि पहले चरण के बाद ही गृह मंत्री सीधे मैदान में आए, क्यों? जी बिल्कुल हिमांशु जी, अमित शाह जी का आना और ये बोलना कि पहले चरण के बाद वो जीतने जा रहे हैं 30 में से 26 सीटें और या असम में 47 में से 37 सीटें, तो ये आश्चर्य पैदा करता है। अगर वो ये विश्वास से बता देते कि वो कौन सी 4 सीटें हैं जो वो हारने जा रहे हैं, तब तो हम लोग यकीन कर लेते।
वो 4 सीटें वो नहीं बता सकेंगे। दरअसल ये क्या माइंड गेम वो खेल रहे हैं जो कि पहले नहीं खेला करते थे। ये माइंड गेम क्या है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है और 8 चरणों में चुनाव होना है, तो उस हिसाब से वो पहले देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसकी वजह यह है कि ये वो जंगल महल वाला इलाका है पश्चिम बंगाल में, जहां पर कि उनकी लोकसभा के सेगमेंट्स के हिसाब से विधानसभा में उनको ज्यादा वोट मिले थे। तो ये 3 चरण अगर वो अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है, तो उनका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। और ये उनकी उम्मीद होने का भी ये कारण है क्योंकि लोकसभा में उनको वोट मिले हैं। पर मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि आदिवासी वोटर्स भी यहां पर बहुत प्रभावशाली हैं, लगभग 30% के वोट। तो ये आदिवासी वोटर्स बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे थे, लेकिन झारखंड में जो चुनाव हुआ उसमें झारखंड की सरकार बदल गई, बीजेपी हार गई। तो क्या आदिवासी वोटर वही रुझान पश्चिम बंगाल में दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी वोटरों ने अपना रुझान बदल लिया, तब तो बीजेपी को वो उम्मीद जो करी वो नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो इन चीजों को देखते हुए एक तो प्रेशर है बीजेपी को अपने ऊपर, चूंकि उन्होंने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, सारे मंत्री, सब लोग एक तरह से ममता बनाम आदर्श हो गया है, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। तो इस स्थिति में उनको ये दावे करने पड़े हैं। ये रही बात असम की, तो असम में देखिए बीजेपी ने सीधे हमला करने के लिए वो AIUDF को चुना है इस बार, आप देखेंगे। तो इससे उनकी उम्मीद ये होती है कि वो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स को थोड़ा सा बढ़ावा दे सके, जबकि AIUDF वही है जिसके साथ इन्होंने पंचायत चुनाव में बीजेपी ने कम से कम 3 जगहों पर आपस में मिल करके गठबंधन किया। ये उस समय ये लोग गलत नहीं थे, लेकिन आज उसको सांप्रदायिक बता करके पेश कर रहे हैं। तो ये मिला जुला के असम और पश्चिम बंगाल का दिखता है। इसमें एक पक्ष छूट रहा है, जैसे कांग्रेस खास तौर से वो एक चर्चा होती है कि राहुल गांधी क्यों पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और उस पर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि वो रणनीति जो है, वो रणनीति जिस पर वो अमल कर रही है उसको बोलने में उनको दिक्कत हो रही है। वो दरअसल केरल में वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं और उससे कम स्टेक कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में है। केरल में सरकार की बात है और पश्चिम बंगाल में वो जान रहे हैं कि 2nd या 3rd और मोस्ट प्रोबेबली 3rd पोजीशन रहने वाले हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल आकर के लेफ्ट के साथ दिख करके वो अपनी राजनीतिक संभावनाओं को केरल में खराब नहीं करना चाहते। तो 6 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि स्थिति बदल जाएगी। बीजेपी के साथ भी दुविधा है, वो NRC वाला मुद्दा, वो पोलराइजेशन खुल करके खेलना जो बोलते हैं वो खुल करके नहीं खेल पा रही है। तो होने दीजिए असम के 3 चरण के चुनाव, उसके बाद पश्चिम बंगाल में खुला खेल होगा, जो ममता बनर्जी बोली है। बंगाल का असल खेल तो 6 अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि सारी पार्टियां अपने पत्ते तभी खोलेंगी, ये प्रेम कुमार जी का निष्कर्ष है। लेकिन मैं वापस विकास उपाध्याय जी के पास आ रहा हूं असम की चर्चा के लिए, क्योंकि वहां पर वो काफी परिश्रम कर रहे हैं और उनसे जानने में दिलचस्पी है। NRC, CAA पूरे देश में मुद्दा बना, जिसकी शुरुआत असम से हुई, पर वो भाजपा के द्वारा इस समय मुद्दा नहीं बनाया जा रहा। क्या कुछ वहां पर ऐसा हो गया है विकास जी, जिसके चलते इस विषय पर बात करने से भाजपा बच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर मामले में दोहरा चेहरा होता है जी। NRC CAA के मामले में भारतीय जनता पार्टी को इस बात को मालूम पड़ गया कि असम की जनता इसके खिलाफ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके पत्ते खोल नहीं रही है। वेस्ट बंगाल में दूसरी बात करती है, असम के अंदर दूसरी बात करती है। इनके नेता, अभी संजय श्रीवास्तव जी को मैं सुन रहा था, संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे विकास के बारे में बात करूंगा तो आधा घंटा लगेगा। इनके बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी की सभाओं को मैंने सुना है जी। नरेंद्र मोदी जी अपनी सभा में 5 साल के विकास कार्यों की गाथा को नहीं गाते, वो हिंदू और मुगल की बात करते हैं। आपको हिंदू और मुगल की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आज यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को इस बात को मालूम हो गया है कि अब असम की जनता या देश की जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है। जुमलों की बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं, भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए चाहे टी गार्डन के वर्कर की बात हो, चाहे यहाँ 25 लाख लोगों को रोजगार लगाने की बात
भारतीय जनता पार्टी ने की हो, चाहे जंगल के पट्टे देने की बात की हो, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। और साथ ही साथ देश की बढ़ती महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज असम के अंदर जो चुनाव हो रहा है, या वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, या तमिलनाडु में, केरल में, सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई है उस पर आज जनता निकल कर आ रही है और इस बात को कह रही है। जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती थी, कांग्रेस आई, महंगाई लाई, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और कई राज्यों में, अब महंगाई को क्या हो गया? और महंगाई भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। उनके नेताओं की बोलती बंद है, इस पर एक शब्द इनके नेता नहीं कहते। आज इस प्रकार की स्थिति पूरे असम में और पूरे देश में बनी है, पूरे देश में बनी हुई है। लेकिन एक बात जानने में दिलचस्पी है, फिर से मैं अपने सवाल को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करता हूं विकास जी। असम एक ऐसा राज्य जहां पे 15 साल तक कांग्रेस का स्पष्ट राज था, तरुण गोगोई जैसा लोकप्रिय चेहरा आपके पास था, पर 5 साल में ऐसा क्या हो गया आपकी पार्टी को कि असम में चुनाव लड़ने के लिए वहां की इकाई से ज्यादा भरोसा छत्तीसगढ़ के लोगों पर करना पड़ रहा है? छत्तीसगढ़ की पूरी टीम पिछले 3 महीने से कैंप करके डली है। इतना कमजोर तंत्र कैसे हो गया वहां कांग्रेस का? और क्या सत्ता में आने के बाद भी सरकार छत्तीसगढ़ से ही चलेगी या असम अपनी सरकार चला लेगा? ये एक दिलचस्पी का विषय है, अगर जनता ने भरोसा कर लिया तो। थोड़ा रोशनी डालेंगे? देखिए हिमांशु जी, जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, उसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव हुए और उसके पहले पंजाब और कर्नाटक के चुनाव हुए। जिस प्रकार से कर्नाटक और पंजाब के चुनाव के पहले राहुल गांधी जी ने जनता से वादा किया चुनावी सभाओं में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और किसानों का कर्जा माफ होगा। पंजाब में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कर्नाटक में किसानों का कर्जा माफ किया और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बनने के 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया। भूपेश बघेल जी को, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने किसान का कर्जा माफ किया और एक मिसाल पेश की है पूरे देश के अंदर में। जब कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मामले सामने आए, उसके बाद जहां देश की इकोनॉमिक स्थिति अलग अलग प्रदेशों की जा रही थी, वहां छत्तीसगढ़ आगे बढ़कर काम कर रहा था। तो एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ ने जो काम किया है, जो विकास कार्य किए हैं, जो घोषणा के पहले जो जन घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया था जनता के साथ रहकर, उन घोषणाओं पर हम उन घोषणाओं को इंप्लीमेंट करके जनता के साथ काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाकर मुझको भेजा। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम अपने साथियों को वहां बुला रहे हैं जो यहाँ कांग्रेस एक परिवार है। और हम जैसे अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग प्रदेशों में, प्रांतों में जाकर काम करते हैं, हमारी पार्टी के नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस संगठन के साथ काम करने के लिए असम में आए हैं और बखूबी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है। यही तो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जो वहां संगठन में काम करके बहुमत से भी ज्यादा सीट पर चुनाव जीती, और हम जनता के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और जनता को यह विश्वास दिला कि बहुमत से ज्यादा सीट पर हम चुनाव इसलिए जीते कि हमने जनता की आवाज को उठाया, उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और चुनाव जीतने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया है। विकास जी, आपने कहा कि भाजपा के नेताओं में इस बात का पेट में दर्द हो रहा है। यह दर्द गौरव गोगोई, रिपुन बोरा को कितना हो रहा है? राज्य में राजनीति हम करते थे, अब संचालन भूपेश बघेल जी, विकास उपाध्याय जी कर रहे हैं। उनके संदर्भ में क्या व्यवस्था की है आपने? क्योंकि असम टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस, गुटों में बटी हुई कांग्रेस ही पहचान पिछले 5 साल से रही है। कैसा फेविकल का जोड़ा लगाए आप लोग? कुछ लग पाया कि नहीं? हिमांशु जी, ये जो प्रदेश के प्रोमिनेंट लीडर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। हम तो उनको सहयोग करने के लिए एक साथी के रूप में, एक साथी और एक कार्यकर्ता के रूप में हम असम के अंदर में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व, यहाँ की लीडरशिप, यहाँ के जो नेता है, विधायक, हमारे विधायक साथी हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोग हैं, वो बहुत मजबूती के साथ उनका जनाधार, बहुत मजबूती के साथ यहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस संजय श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। संजय श्रीवास्तव जी, आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप जैसा कुशाग्र व्यक्ति इस पहेली को निश्चित रूप से सुलझा देगा। जो आपके सम्माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये बताया पत्रकार वार्ता में कि पश्चिम बंगाल में 84% से ज्यादा और असम में 79%, 79% से ज्यादा मतदान हुआ है। यानी प्रचंड मतदान, जनता ने बेतहाशा मतदान किया है और इसका सीधा अर्थ है कि भाजपा दोनों जगह प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। यह मैं समझना चाहता हूं
राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते, और मेरे दर्शक भी समझना चाहते हैं ये फॉर्मूला कौन सा है जिसके तहत दोनों प्रदेशों में जो प्रचंड बहुमत है, एक तरफ आकलन ये है कि ये सरकार के खिलाफ है और एक तरफ आकलन ये है कि ये सरकार के साथ है। थोड़ा समझाइए ना संजय श्रीवास्तव जी, समझ नहीं पा रहे हम लोग। देखिए पहली नहीं, पिछले 10, 15, 20 वर्षों में आपने देश के अंदर में जो चुनाव हुए हैं विभिन्न राज्यों के अंदर में या देश के अंदर में, उन परिस्थितियों को आपने भी देखा है जी। पहले ये कहा जाता था कि एक बड़ी पोलिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है जी। लेकिन इसी देश के अंदर में पिछले 20-25 सालों में आपने चाहे गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अन्य प्रदेशों की बात करें, हमने लगातार चुनाव जीता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार चुनाव जीतकर हमने इस बात की मुहर लगाई कि नहीं, उस सरकार के पक्ष में भी मतदान होता है जी। जहां तक असम की बात है, असम में लगातार कांग्रेस की सरकारें रही। आपका इशारा असम की तरफ था इसलिए मैं असम से चालू कर रहा हूं जी। कि असम में देखिए लगातार कांग्रेस की सरकार रही 15 सालों तक। गोगोई जी की सरकार को देखा लोगों ने जी। वहां विकल्प के तौर पर हम बहुत कमजोर थे जी। लेकिन जब हम वहां पे सरकार में आए, सरकार में वास्तव में हमने जो काम किया है, ये मैं नहीं, कोई एक सामान्य व्यक्ति भी, आपके चैनल का कोई व्यक्ति जाकर इस बात को देख सकता है कि 5 सालों के अंदर में हमने वहां पर ऐसे काम किए हैं। 26,000 किलोमीटर सड़क यदि हमने बना दिया है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर में हमने 3 ओवरब्रिज बना दिए हैं। लगभग 1000 जो वुडन ब्रिज रहते थे उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आरसीसी में। ऐसे तमाम काम है जो हमने 5 साल के अंदर में काम किया। दूसरा विषय यह है बंगाल की बात जी। देखिए बंगाल की बात, हिमांशु जी बंगाल की बात कर रहे हैं। देखिए पूरे देश के अंदर में आज चर्चा का विषय बना है बंगाल में किस तरीके से लोगों को पोलराइज करके, धर्म विशेष को किस तरीके से पीछे पुशअप करके लोग वोट बटोरते रहे देश के अंदर में, चाहे कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। यदि बीजेपी ने वहां अपना जनाधार बनाने के लिए अपनी बातों को वहां पर रखा है, और इस बीच मोदी जी की जो सरकार 2014 से रही है और देश के अंदर में जो निर्णय हुए हैं, जो बड़े बड़े निर्णय हुए हैं जिसको लोग शायद कह नहीं पाते थे अपने राज्यों के अंदर में सरकार के सामने, उन सब चीजों को होते हुए देखा है। इसलिए एक बड़ा विश्वास बंगाल की जनता के बीच में है कि एक बार बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार के बाद किस तरीके का डेवलपमेंट होता है ये बंगाल की जनता भी चाहती है। संजय श्रीवास्तव जी, आपने पहली सुलझाई नहीं, केवल दावा किया। अभी भी पहली वापस पूछता हूं, असम में प्रचंड बहुमत से मतदान दिखा है, प्रचंड मतदान, तो आपका आकलन है कि यह प्रचंड मतदान जो है वो सरकार के समर्थन में है, इसीलिए लोग खुश होकर मतदान करने के लिए घरों से में लग के और इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले। पश्चिम बंगाल में भी बड़ा जबरदस्त मतदान हुआ है। असम में आपकी सुविधा से वो आपके लिए है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मानते हैं कि ममता बनर्जी ने काम ऐसा किया है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता ऐसी है, ममता बनर्जी का जनता के प्रति संघर्ष ऐसा है, ममता बनर्जी का जनता से जुड़ाव ऐसा है, जिसके चलते यह मतदान है। ममता बनर्जी ने 5 साल पहले 211 सीटें जीती, 2014, 2019, 2021, 2016, तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी के समर्थन में मतदान है। ये स्वीकारने में भाजपा को इतनी परेशानी क्यों है, अगर असम में आपके साथ है जनता? तो हिमांशु जी देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां प्रथम दृष्टया हम बातचीत करें, जो आप सामान्य तौर पर आकलन कर रहे हैं, तो मुझे उसमें कहीं दिक्कत नहीं, जो आप कह रहे हैं जो सामान्यता देखा जाता है। लेकिन मैंने 20-25 सालों के अंदर में परिस्थितियां विशेष की बात मैंने की। इस देश के अंदर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है कि हमने काम करके लगातार सरकारें कैसे बनाई है, और जहां पर लंबे समय से दूसरी सरकारें रही, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की बात करें, तो हमने कैसे उन सरकारों को हटाकर एक बड़ा बहुमत प्राप्त किया। ये तो मैं इशारे में या छोटे से शब्दों में कह सकता हूं आपके चैनल में, ये ठीक उत्तर प्रदेश का जैसा परिणाम पिछले चुनाव में आया था वही बंगाल में होने जा रहा है, और असम में वही होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हमने सरकारें बनाई। काम के आधार पर हमने जो सरकार 2018 के छत्तीसगढ़ के परिणाम को याद क्यों नहीं करना चाहते संजय श्रीवास्तव जी? दिलचस्पी है, लेकिन यह सवाल फिर कभी, अभी हमारा सवाल दयाशंकर जी के पास है, और दयाशंकर जी आपसे जानने में दिलचस्पी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में बंगाल में जगह बनाई है, और खासतौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने का करिश्मा किया है, इसके बावजूद भी आप भाजपा को इतने हल्के में लेना चाह रहे हैं। खिसियाहट है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बौखलाहट है, क्योंकि आपके तमाम साथी तो कूद कूद कर भाजपा में ही जाते देख रहे हैं, भाजपा में बैठते ही देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कहां घर में इतने छेद हो गए आपके? देखिए, वो जो चुनाव था जी, लोकसभा का चुनाव था जी, ये जो है प्रदेश स्तर के चुनाव है जी, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे होते हैं
जी। और रहा भाजपा ने 18 सीटें पाई, तो उस समय कहीं ना कहीं लेफ्ट का और कांग्रेस का वोट जो था ओवरऑल वाक होकर इसको मिला था। जी। इस बार वो गठबंधन में लड़ रहे हैं, वो अपना वोट जो है वापस प्राप्त करेंगे, जी। जिसका नतीजा ये होगा कि इनकी स्थिति पूरा वो दिल्ली वाली होगी। और ये लोग जो कैंडिडेट नहीं खोज पा रहे हैं, बूथ स्तर पे इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं, और बाहर से लोगों को ला के स्टार प्रचारक, यहाँ तक कि ये देखिए 4 क्या बोलते हैं सांसदों को चुनाव ये लोग लड़ा रहे हैं। तो स्थिति बड़ा हास्यप्रद है, और दावा करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दावा ये कर सकते हैं। पर दयाशंकर जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को चुनाव लड़वा रही है विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वा रही है विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से ला के लोगों को चुनाव लड़वा रही है इस विधानसभा का। हास्यास्पद है, कमजोरी को दर्शाता है, ये आपका दावा है। लेकिन जानने में दिलचस्पी है, भाजपा इतनी कमजोर, इतनी लाचार, इतनी लचर, इतनी हताश है, तो फिर तृणमूल कांग्रेस के तमाम कद्दावर चेहरे, जिनकी प्रशस्ति आप जैसे लोग तमाम अवसर पर गाते थे, वो भाजपा को अपना ठिकाना क्यों बना रहे हैं? क्यों उनका तृणमूल कांग्रेस से मोह भंग हो गया? क्यों भाजपा के साथ उन्हें इतनी उम्मीदें दिख गई? क्यों भाजपा में उन्हें अपना भविष्य दिखाई दे गया? जानने में दिलचस्पी है, कहां चूक गए आप? क्यों आपके घर में इतने विभीषण हो गए? देखिए, टीएमसी का उद्देश्य है करनी और कथनी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को तो ये पता चल चुका था, जो 27 टिकट काटे गए हैं, और उनको कहीं ना कहीं से विभीषणों को पता चल गया था कि जो सीटें कटी है और उसमें हमारा भी नंबर आने वाला है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ठिकाना अपना खोज लेते हैं। तो वो लोग बहुत चतुर तरीके के लोग होते हैं, उनको पता था कि कहीं ना कहीं संभवतः हमारे टिकट कार्य नहीं किए, जनता हमें पसंद नहीं करती है बंगाल की, तो इसलिए उन लोगों ने पहले ही अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन वो कहीं भी चले जाए, जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। बंगाल की जनता कार्य के ऊपर, जुमला के ऊपर नहीं, महंगाई बढ़ाने वाले के साथ नहीं, रोजगार छीनने वाले के साथ नहीं, पेट्रोल का शतक लगाने वाला, डीजल का शतक लगाने वाला, गैस 950 रुपए में बेचने वाला, लोगों का रोजगार, देश के संस्थानों को बेचने वालों का साथ देने वाली नहीं है। मैं फिर रोकता हूं दयाशंकर जी, आपने बड़ी आसानी से कह दिया उनके टिकट कटने वाले थे इसलिए चले गए। दिनेश त्रिवेदी एक नाम है। ममता बनर्जी जब इधर की ओर रुकी तो बतौर रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को ही उन्होंने चुना। राज्यसभा के सदस्य थे, कहीं कुछ दांव पर नहीं था। उस दिनेश त्रिवेदी को भी अब ममता का साथ और तृणमूल का साथ नहीं भाया, छोड़कर भाजपा के साथ हो लिए। क्यों हो लिए? इतने पुराने चेहरे, इतने विश्वसनीय चेहरे, इतने भरोसेमंद चेहरे क्यों हो लिए? आत्मचिंतन की जरूरत महसूस नहीं करते आप? आगे पार्टी को लगता नहीं कहीं तो कुछ हमारे यहां भी गड़बड़ है, जिसके कारण लोग इस स्तर के भी लोग विमुख हो रहे हैं? उनके पेट में भी मलाल काफी दिनों से था। जब रेल मंत्री बनाए गए थे तो उन्होंने कुछ पैसे रेल का किराया बढ़ाया था जी, जिसके कारण दीदी ने उनको कहा था कि देखिए जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता का सुख दर्द, जनता के ऊपर किसी प्रकार की महंगाई हम लोग लाद नहीं सकते हैं। अगर संभवतः आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले जो सरकार गिरी थी, कांग्रेस में गठबंधन में हमारी पार्टी हुआ करती थी। महंगाई का मुद्दा था, एफडीआई का मुद्दा था, गैस सिलेंडर का मुद्दा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि रेल का किराया बढ़ाया, जिसको दीदी ने रोका और बोला था कि जनता के ऊपर किसी तरह का महंगाई से गरीब जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आप किराया न बढ़ाओ। और इन्होंने किराया बढ़ाया, जिसके कारण दीदी ने इनको इस्तीफा मांग लिया था। वो दर्द इनको काफी सालों से चल रहा था पेट में, और वो अपना कार्य कर गए। वो दर्द अगर चल रहा था तो फिर जाके तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने उन्हें फिर से राज्यसभा में क्यों भेजा था? जो इतने दर्द से पीड़ित था, जिसके पेट में मरोड़ था, उसको फिर से राज्यसभा में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? 2013 से लेकर 2021 तक कार्यकाल खत्म हो गया था राज्यसभा में, फिर भी भेजा, फिर भी छोड़ दिए। आपके इस तर्क को कैसे यकीन करें? पार्टी ने रेल मंत्री बनाया है, अब उनके गैस बन रहा है कि अल्सर हो गया है कि क्या है, जब तक वो मशीन के सामने नहीं जाते राज्यसभा भेजा गया, लेकिन नहीं पता था कि ये तो बड़ा ब्लास्टिंग वाला दर्द इनके अंदर चल रहा है। ये अभी तक तो पार्टी के साथ है, जब वक्त आएगा तो ये ऐसा कार्य करेंगे। तो दर्द नहीं था, वो तो क्या बोलते हैं अल्सर भी फटने वाला था ना, तो समय के अनुसार वो फट गया, समझ नहीं पाए। कुल मिलाकर दयाशंकर जी का ये कहना है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी आपके पास वापस आ रहा हूं। असम
और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में एक निर्णायक बातचीत के लिए आपके साथ, और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई असम के संदर्भ में चुनाव घोषित होने से पहले कांग्रेस कोई गंभीर चुनौती के तौर पर लोग नहीं देख रहे थे, पर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भाजपा चल रही है और कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है असम में, वाकई एक गंभीर चुनौती भाजपा के सामने आ गई है? देखिए, मुझे लगता है हिमांशु जी की असम में जो घटना है, अगर कांग्रेस अकेले तो स्थिति नहीं होती जो थोड़ी देर पहले आप याद दिलाना चाह रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़ में बनी थी, अपने दम पर वो जीत जाए। लेकिन इन्होंने एक अच्छा गठबंधन तैयार किया है, लेफ्ट प्लस एआईयूडीएफ मिला करके, और इस वजह से वो कॉन्टेस्ट में है। कई सर्वे में तो ये बताया गया है कि वोट प्रतिशत बीजेपी कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादा मिलेगा और सीटें कम मिलेगी, इस तरह की भी बातें हुई हैं। कहने का मतलब है कि कांटे का कॉन्टेस्ट जो दिख रहा है, और उसमें भूपेश बघेल जी की भूमिका निश्चित रूप से है, उनकी टीम की वहां भूमिका है, और दूसरी बात वो दिखेगा, नजर आएगा। दूसरी बात है पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से एक बात अब धीरे धीरे, मैं प्रेम जी अभी थोड़ा असम पे बात करना चाहूंगा, फिर अपन पश्चिम बंगाल पे चलते हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब है, संजय श्रीवास्तव जी उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे असल में इसका उत्तर देने के लिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता, पार्टी के अनुशासन, पार्टी की सीमाओं में बंधे थे। पर आपने तो कई चुनाव देख लिए, ये पहला मौका है कि कोई शख्स एक राज्य का मुख्यमंत्री है, प्रचार कर रहा है, पूरे देश से भाजपा के तमाम दिग्गज प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, और एक नेता ये दमदारी से कहने के लिए तैयार नहीं है कि सर्बानंद सोनोवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इस असमंजस को, इस अनिर्णय को भाजपा के लिए कितना परेशानी का सबब आप महसूस करते हैं दिल्ली में बैठकर? क्या आपको लगता है कि जो हेमंत बिस्वा तरुण गोगोई का साथ छोड़कर भाजपा के हमसाया बने थे, भाजपा के हमराह बने थे, वही अब कहीं भाजपा के लिए समस्या तो नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल, आप बहुत साफ तरीके से बात उठा रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने ये चेहरा सामने लाने से और पार्टी को दो हिस्सों में बंटने से या बंटते हुए देखने की संभावना से उसको खत्म किया। लेकिन ये सवाल तो उठा ही है कि जब आपके पास नेतृत्व है तो खुल करके उसके साथ चुनाव लड़ने में संकोच क्यों दिखाया गया है, और ये एक बड़ी कमजोरी के तौर पर दिखा है। ये उनके मॉरल पर भी असर पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो रणनीतिक गठजोड़ कांग्रेस ने तैयार किया है वो ज्यादा काम करेगा बनिस्बत इन बातों के। जी, तो कुल मिलाकर जो गठजोड़ है कांग्रेस का, उसने परिस्थितियों को बदला हुआ है, और भाजपा का जो असमंजस है वो असमंजस अपनी जगह पे है। लेकिन पश्चिम बंगाल पर हम वापस लौटते हैं, और आपसे जानने में दिलचस्पी है कि पूरी बातचीत जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्या आप नहीं मानते हैं कि भाजपा ने ये चुनाव खत्म होने से पहले ही जीत लिया है? और यह सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं प्रेम कुमार जी, जिस पार्टी ने 5 साल पहले कुल जमा 3 सीटें जीती हो, 294 में से 3 सीटें, पूरा चुनाव अब केवल उस पार्टी के इर्द गिर्द है। ममता बनर्जी लेफ्ट की बात नहीं करती जिसके साथ उन्होंने 30 साल संघर्ष किया था, जिसको उखाड़ फेंका था। कांग्रेस के संदर्भ में बात नहीं करती है जो उनकी मात्र संस्था थी और जिससे बगावत करके उन्होंने नई पार्टी बनाई। अगर वो भी बात कर रही हैं, वो भी जिक्र कर रही हैं, अगर वो लड़ाई कर रही हैं तो केवल भाजपा से, और भाजपा भी अगर बात कर रही है तो केवल तृणमूल कांग्रेस से। 4 पार्टियों की मौजूदगी में पूरा मुकाबला 2 पार्टियों के बीच, और उन 2 पार्टियों के बीच जिनमें से एक के पास 5 साल पहले 211 सीटें थीं और दूसरे के पास महज 3 सीटें। क्या नहीं मानते हैं कि भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली? निश्चित रूप से हिमांशु जी, आप जो बात कह रहे हैं वो ये कि चुनाव नतीजे को आप इधर रहने दीजिए एक तरफ, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से अपना बेस बनाया और बढ़ाया है, खास करके दलितों के बीच में उनका बेस काफी मजबूत हुआ है, या उन्होंने ओबीसी को एड्रेस किया है, यानी वो तबका जिसको कि कांग्रेस और टीएमसी से वो किसी तरीके से दूर हो रही थी, जब या लेफ्ट से भी, उस तबके को उन्होंने साधा है और पिछले 5-6 साल में इसके पीछे मेहनत की है, तो इससे उनका आधार आया। इसके बाद पूरा संसाधन, पूरी ताकत, पूरी राजनीति उन्होंने झोंकी है और इस सीन को बदलने की कोशिश की है।
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज भी एंटी इनकम्बेंसी चाहे जितना ममता बनर्जी के लिए हो, व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी से ज्यादा लोकल लीडर्स के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। और चूंकि चुनावी रणनीति में टीएमसी ने अपने विधायकों को बदल दिया है, सीटें बदल दी हैं और वो सारे उपाय किए जिससे एंटी इनकम्बेंसी से लड़ा जा सके, इसलिए टीएमसी को उखाड़ फेंकना आज की तारीख में मुझे नहीं लगता, चाहे पूरे राष्ट्रीय चैनल बोलता रहे कि वहां परिवर्तन आने वाला है, लेकिन मैं आज कहता हूं कि वो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। सरकार नहीं बदलने जा रही, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास। प्रेम कुमार जी इस नतीजे के साथ में है कि वहां कोई बदलने नहीं जा रहा है, लेकिन मैं संजय श्रीवास्तव जी असम को लेकर एक सवाल और फिर कुछ बातचीत पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर आपकी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। असम में आप बड़े सक्रिय हैं, क्या आपको लगता है कि असम में छत्तीसगढ़ की पूछपरख इसलिए हुई कि कांग्रेस में वहां पे कमान जो है छत्तीसगढ़ का नेतृत्व संभाल रहा था, इसलिए आप लोगों को कुछ पूछपरख का मौका मिल गया? कोई पश्चिम बंगाल में इतना प्रतिष्ठा का चुनाव हो रहा है, आप में से किसी को याद नहीं किया जा रहा है। बड़ी तकलीफ होती है यहां पर बैठकर ये देख के, आपको होती है? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि अब मैं क्या कहूं, ये तो आपने भी जरा पीछे हम पलट कर देखें तो शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में आप देखे होंगे कि मैं खुद 25-30 साल से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। कम से कम 12-15 राज्यों के अंदर में हम लोग जाकर चुनाव में वहां हमारी व्यवस्था बनती है, वहां हम लोग काम करते हैं। तो ये एक परंपरा और एक व्यवस्था हमारी शुरू से पार्टी की है कि हमारे छत्तीसगढ़ के या अन्य राज्यों के जो कार्यकर्ता हैं दूसरे राज्यों के अंदर में जाते हैं, लंबे समय तक जाते रहते हैं। ये तो कांग्रेस में अभी ये चलन दिखाई देने लगा है कि बुलाना करना, और आज ये कहना ठीक नहीं है कि कॉपी करने की स्थिति आज कांग्रेस की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस खासकर जो बीजेपी की पैटर्न है, कार्यपद्धति है, उसको कॉपी करने की कोशिश करें, कहीं आपत्ति नहीं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन बीजेपी पर यह सवाल खड़ा करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है कि इनके पास गिने चुने 2-3 मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से इनके पास में लीडरशिप, देखिए ये स्वीकार करना पड़ेगा कांग्रेस को कि कांग्रेस के पास में सेंट्रल या केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां पर नहीं आए, सोनिया गांधी नहीं आए, भूपेश बघेल जी आए, हमें भी अच्छा लगता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता हर जगह जाता है, और एक प्रदेश का कार्यकर्ता यदि एक राज्यों के अंदर में चुनाव में जाता है तो दूसरे राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता वहां पर जाकर लगे हैं। ऐसा नहीं कि सभी चुनावों में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता। लेकिन एक सवाल आपसे जानने में, जिस पश्चिम बंगाल के संदर्भ में आपकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, जो पार्टी न केवल देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जिस पार्टी का यह दावा है कि जैसा करिश्माई नेतृत्व उसके पास अब है ऐसा देश में कभी रहा नहीं, उस पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ने से इंकार कर देते हैं। इस रहस्य को थोड़ा सुलझाएंगे संजय श्रीवास्तव जी? पहली तो आपसे नहीं बूझी गई हमारी, पर इस रहस्य को शायद आप सुलझा पाए, हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन हो पाए कि भारतीय जनता पार्टी की सूची में जो नाम शामिल थे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चुनाव लड़ने से इंकार किया, कुछ ने तो सदस्य होने से भी इंकार किया। किसकी गैर जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार? 3 से 211 और सरकार बनाने का दावा तो इस देश ने देखा है, इस देश ने पिछले 5-10 वर्षों में देखा है, जहां पर कभी हम कुछ नहीं थे, शून्य थे, वहां पर हमने सरकारें बनाई। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ में, कर्नाटक कभी कोई बात करने को तैयार नहीं था, वहां हमने सरकार बनाई। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हमने सरकारें बनाई। हरियाणा महाराष्ट्र की बात होती थी, कभी कोई सोचता नहीं था हम सरकार बनाए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं कि हम कहां सरकार बना सकते हैं। तो बंगाल के अंदर भी कल सरकार बन रही है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है कुछ परसेंटेज बंगाल के लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन देश आज ये मान रहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। मेरा सवाल था कि रेहू जो रोटी है वो जली क्यों, और आप मुझे बता रहे हैं कि बाजरे की खेती कैसे खेत में की जा रही है। मैं सवाल फिर से दोहराता हूं अपना कि जिस बंगाल के संदर्भ में इतने दावे आपके द्वारा हैं, वहां पर पार्टी की जारी सूची के प्रत्याशियों ने पार्टी से संबद्धता होने के संदर्भ में और पार्टी का प्रत्याशी होने के संदर्भ में इंकार क्यों किया? इसको लेकर संजय श्रीवास्तव जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ क्या सोचता है? कहां चूक गए? जो बंगाल में बाहर से बैठे हुए नेता हैं वो चूक गए, या तृणमूल कांग्रेस का जमीनी स्तर पर मैनेजमेंट आपके मुकाबले ज्यादा प्रभावी रहा कि जिन्होंने आपकी पार्टी के नेताओं की निष्ठा
उम्मीदवार होने के बाद बदलवा दी? देखिए हिमांशु जी, ये जो आपने जो सवाल पूछा मुझसे, वो अपवाद स्वरूप 2-4 सीटों पर हो सकता है। और बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां पर कभी हमारा खाता नहीं खुला है। 10 साल से तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसके पहले सीपीएम, लगातार जो लोग हैं सीपीएम या तृणमूल कांग्रेस में काम लगातार करते हुए आए हैं। आज हो सकता है किस प्रकार का दबाव, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जो हम पर आरोप लग रहा है, उल्टा हम पर आरोप लग रहा है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें होती है, राजनीति में आजकल होती है। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि लोग टीएमसी से नाराज होकर, दूसरे दलों से नाराज होकर, बड़ी संख्या में, उससे कई गुना जो है लोग, वो आज बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इसलिए जो 2-4 लोगों ने छोड़ दिया होगा सूची में से, जो लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते, तो होता है कई बार कुछ दबाव हो सकता है, कुछ संबंध हो सकते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप इस तरह की चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। निश्चित रूप से एक बंगाल के अंदर में एक बड़ा माहौल है और लगभग सभी लोग जुड़ना चाहते हैं बीजेपी के साथ में, जो हमने पिछले सभी लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के निष्कर्षों पर पहुंचे तो भले भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता एक तरफा फैसले का दावा करें कि दोनों राज्यों में कांटे की लड़ाई है, एक कठिन मुकाबले में दोनों राज्य हैं। असम के संदर्भ में कांग्रेस सफलता पे मुग्ध हो सकती है कि जहां पर उसे 3 महीने 6 महीने पहले मैदान में भी नहीं माना जा रहा था, वो अब एक कड़ी चुनौती के रूप से सामने है। वहीं पश्चिम बंगाल के संदर्भ में प्रेम कुमार जी का निष्कर्ष है कि ममता बनर्जी नहीं हटने जा रही हैं, लेकिन भाजपा ही उन्हें हटा सकती है। अगर इस उपलब्धि तक भी भाजपा 3 सीटों पर रहने के बाद पहुंच गई है, तो इस उपलब्धि पर कोई भी नेता मुग्ध हो सकता है। तो भाजपा को इस बात के लिए तो बधाई दी जा सकती है, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए भी हमें काफी इंतजार करना है, क्योंकि कई चरणों में मतदान है। पश्चिम बंगाल में तो 7-7 चरण में मतदान है। इसके भी अपने कारणों को लेकर अपनी अपनी विवेचनाएं हैं कि आखिर इतने लंबे चरण में क्यों मतदान है। पर क्या ये सब होने के बाद नतीजा कुछ ऐसा चौंकाने वाला होगा जिसके संदर्भ में भाजपा नेताओं के दावे हैं? इसके लिए हमें 2 मई तक इंतजार करना होगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर राजनेताओं को सादर समर्पित। हमारा आज का शेर ये कहता है कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मुनव्वर राणा ने जिंदगी की हकीकत को इस शेर के माध्यम से व्यक्त किया। तो कुल मिलाकर कितना ही मजबूत नेता हो, कितनी ही बड़ी पार्टी हो, जब वक्त का सितम होता है तो कोई भी इमारत ढह जाती है, कोई भी नेता हार जाता है, और कोई भी सरकार अतीत के पन्नों में दफन हो जाती है। देखें इस बार के चुनाव क्या कुछ रचकर हमारे सामने आते हैं, लेकिन करना होगा थोड़ा इंतजार। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सादा पड़ाव।